Good morning, Namaste, Jai Hind. Welcome back. So, guys, as we were discussing about consumer exploitation, and along with that, types of consumer exploitation. As in the last video, we were discussing about legal awareness. We discussed that legal awareness means a situation, a process which is related to make the people aware about the things related with different kind of laws, about different kind of government schemes, और इस वे में उनको इतना कैपेबल बनाना कि वो अपने आप को किसी भी लॉ की वायलेशन से रोक सकें. दैट सिचुएशन इज लीगल अवेयरनेस. उसी को हम लीगल अवेयरनेस रेफर करते हैं. इज दैट क्लियर? तो लीगल अवेयरनेस का ये कॉन्सेप्ट आई थिंक अब आपके माइंड में क्लियर हो गया होगा. लास्ट पॉइंट जो हमने डिस्कस किया था दैट इज द इंडियन गवर्नमेंट फॉर्म्ड अ लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट इन 1987 कॉमन एरा टू प्रोवाइड लीगल सर्विसेज. ओके, और उसी के अकॉर्डिंग इंडिया में लीगल सर्विस अथॉरिटीज इस्टेब्लिश की गई हैं. ओके, इन इंडिया लीगल सर्विस authorities are established. Okay, legal service authority, and these authorities are established in means at national level, at state level, at block level, and finally at district level, and at block level. Okay, so in the last we were discussing about legal service authority act 1987 कॉमन एरा. और इस लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग जो लीगल सर्विसेज से रिलेटेड अथॉरिटीज इस्टेब्लिश की गई हैं वो नेशनल लेवल के ऊपर, स्टेट लेवल के ऊपर, डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर और इसके साथ साथ ब्लॉक लेवल के ऊपर उनका एस्टेब्लिशमेंट हुआ है. Is that clear? So different kind of legal service authorities are established at national level, at state level, at district level and at block level. Is that clear? Okay. उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले दैट इज रिलेटेड विद द स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी. एंड जो लीगल सर्विस अथॉरिटी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो राजस्थान स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी है. ओके, राजस्थान स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, राजस्थान स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी. ओके, राजस्थान स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी. कैसे? चलिए इसका भी डिस्कशन करेंगे. इससे रिलेटेड कौन कौन से पॉइंट्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, राजस्थान स्टेट में लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करवाने के लिए राजस्थान में भी अलग से एक एक्ट बनाया गया था. एज पर द एक्ट फॉर्म्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट, बाय द इंडियन पार्लियामेंट, एक ऐसा एक राजस्थान सरकार ने भी बनाया और उसका नाम रखा गया राजस्थान स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987. Okay, to provide legal services in the Rajasthan state, the Rajasthan government passed a new act and that was Rajasthan State Legal Service Authority Act. Okay, Rajasthan State Legal Service Authority Act 1987 common era. Under the provisions of this Rajasthan State Legal Service Authority Act, राजस्थान में जो स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी इस्टेब्लिश की गई थी, द हेडक्वार्टर ऑफ दैट legal service authority has been established in the building of Rajasthan High Court. Okay, in the building of Rajasthan High Court. यानी राजस्थान हाई कोर्ट की जो एक बेंच है, जो एक ब्रांच है जयपुर में, उसी हाई कोर्ट बिल्डिंग में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था. एंड इन दिस वे द Honorable Chief Justice of Rajasthan High Court is appointed as the chairman. Okay, he is appointed as the chairman of this Rajasthan State Legal Service Authority, and the other judges are appointed as the executive chairman.
द एग्जीक्यूटिव चेयरमैन। इज दैट क्लियर? तो पॉइंट क्या रहा कि राजस्थान में लीगल सर्विस प्रोवाइड करवाने के लिए राजस्थान स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ, एंड फॉर दिस एन एक्ट इज पास्ड बाय द राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली। राजस्थान गवर्नमेंट ने भी एक एक्ट बनाया, दैट इज राजस्थान स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987, और इस एक्ट के अकॉर्डिंग इसका हेडक्वार्टर राजस्थान हाई कोर्ट बिल्डिंग जयपुर में इस्टेब्लिश किया गया। चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान हाई कोर्ट is appointed as the chairman, and the remaining other judges are appointed as the executive chairman of Rajasthan State Legal Service Authority. Is that clear? तो राजस्थान स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन अपॉइंट किए गए, अदर जजेस को और चीफ जस्टिस को चेयरमैन के रूप में अपॉइंट किया गया था। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज विच आर द मेजर फंक्शंस ऑफ राजस्थान स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी। ओके, which are the major functions of Rajasthan State Legal Service Authority functions? तो भाई जब भी फंक्शंस की बात होती है तो राजस्थान स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट के अकॉर्डिंग जो राजस्थान स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी है, इट विल इम्प्लीमेंट द डिफरेंट स्कीम्स रन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, तो ये उन स्कीम्स को चलाता है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ये उनको इम्प्लीमेंट करता है जो स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाई जाती है। ओके, तो इट इम्प्लीमेंट द डिफरेंट स्कीम्स। फर्स्ट फंक्शन इज रिलेटेड विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ implement the schemes and policies of state central government, schemes and policies. Okay, so first function is related with the implementation of the schemes. कौन सी स्कीम्स जो रिलेटेड है किससे? सेंट्रल गवर्नमेंट से, यानी ऐसी पॉलिसीज और स्कीम्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, ऐसी पॉलिसीज और स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करना, ये इसका फर्स्ट पॉइंट है। ओके, नाउ द सेकंड पॉइंट। Okay, under the second provision related with the function of state legal service authority, ये जो सर्विस अथॉरिटी है राजस्थान स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, ये लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है। ओके, टू प्रोवाइड लीगल सर्विसेज टू दोज हु फॉल अंडर द क्राइटेरिया डिसाइडेड बाय द लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट, यानी लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट के अकॉर्डिंग जो क्राइटेरिया डिसाइड किया गया है उस क्राइटेरिया के अंडर आने वाले लोगों को लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करवाना। इसके अलावा टू ऑर्गेनाइज्ड पब्लिक कोर्ट रिलेटेड विद द फंक्शनिंग ऑफ अदर कोर्ट, मतलब जो अदर कोर्ट्स हैं जिनका जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ है उन कोर्ट के वर्क को असिस्ट करने के लिए पब्लिक कोर्ट ऑर्गेनाइज करवाना। यानी बहुत से मामले हैं, बहुत से केसेस हैं जो इन कोर्ट्स में अभी तक पेंडिंग हैं, तो ऐसे केसेस को रिजॉल्व करने के लिए पब्लिक कोर्ट्स को ऑर्गेनाइज करवाना, यानी ऐसी पब्लिक कोर्ट्स ऑर्गेनाइज करवाना जिससे कि उन कोर्ट्स में चल रहे केसेस को सुलझाया जा सके, उनके वर्कलोड को कम किया जा सके। So to organize public court related with the functioning of other courts. Okay, after that next point is taking preventive and adoptive measures of लीगल एड, यानी जो विधिक सहायता प्रोवाइड करवाई जाती है उसको लेकर प्रिवेंटिव और अडॉप्टिव जो लीगल एड है उनको भी लिया जाए। इज दैट क्लियर? मतलब ऐसे सारे मेथड्स को यूज़ किया जाए जिससे कि जो पब्लिक कोर्ट्स चल रही हैं उन पब्लिक कोर्ट्स के लीगल एड्स जो है, मतलब विधिक सहायता जो प्रोवाइड करवाई जाती है, लीगल एड जो प्रोवाइड करवाए जाते हैं उनको लेकर फैसला लिया जा सके, उनको लेकर प्रिवेंटिव और अडॉप्टिव
मेथड मतलब लीगल एड किसको प्रोवाइड करवानी है और किसको मिल रही है लेकिन नहीं मिलनी चाहिए, तो ऐसी कंडीशन में उसके लीगल एड को रोकना। तो ये सारे प्रिवेंटिव और अडॉप्टिव मेजर्स होते हैं जो पब्लिक कोर्ट्स जो लीगल सर्विस अथॉरिटी के द्वारा लिए जाते हैं। ओके, इसके अलावा यहाँ पे हमने पढ़ा कि पब्लिक कोर्ट्स को ऑप्शनल बेसिस पे चलाना, लेकिन यहाँ एक और काम भी है इसका पब्लिक कोर्ट को लेकर, और वो है ये है कि टू ऑर्गेनाइज परमानेंट पब्लिक कोर्ट्स। तो यहाँ जब रिक्वायरमेंट हो तो अदर कोर्ट्स की फंक्शनिंग को असिस्ट करने के लिए पब्लिक कोर्ट्स का ऑर्गेनाइज करना और यहाँ परमानेंट पब्लिक कोर्ट्स का एस्टेब्लिशमेंट करना, ये भी लीगल सर्विस अथॉरिटी जो है उसका एक मेजर काम होता है। इसके अलावा फॉलो दी गाइडलाइंस इशूड बाय सेंट्रल अथॉरिटी, यानी नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के द्वारा जो भी गाइडलाइंस आती हैं उन गाइडलाइंस को फॉलो करना। सो टू फॉलो दी गाइडलाइंस ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी, okay, to follow the guidelines of central authority. So these are the different kind of functions performed by Rajasthan State Legal Service Authority, जिसका हेडक्वार्टर जयपुर जो हाई कोर्ट बिल्डिंग है उसमें स्टैब्लिश है। इसमें चीफ जस्टिस राजस्थान हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनको चेयरमैन और बाकी जजेस को एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बनाया गया है, और ये डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस परफॉर्म करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करना, जो लोग लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट के अकॉर्डिंग जो क्राइटेरिया है उसको यदि वो उस क्राइटेरिया में आते हैं तो उनको लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करवाना, पब्लिक कोर्ट्स को ऑर्गेनाइज करवाना टू असिस्ट द फंक्शनिंग ऑफ अदर कोर्ट। इसके अलावा प्रिवेंटिव एंड अडॉप्टिव मेजर्स इन मैटर ऑफ लीगल एड लेना, परमानेंट पब्लिक कोर्ट्स को चलाना, सेंट्रल अथॉरिटी की गाइडलाइंस को फॉलो करना। और इसके अलावा भी यदि हम देखें तो जो अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन ऑप्शंस हैं, यानी एक तरीका है कि कोर्ट में केस लड़ा जाएगा, अलग अलग दोनों जो है दोनों के वकील होंगे, वो एविडेंसेस प्रूफ्स जो हैं वो वहाँ पे देंगे, फिर ये मामला सुलझाया जाएगा। और एक अल्टरनेटिव ऑप्शन दिया जाए, दोनों को एक जगह बैठा दिया जाए और उनसे कहा जाए कि भी आप अपने अपने मैटर को रिजॉल्व कर सकते हैं, उनको कोर्ट से बाहर उस मैटर को सेटलमेंट करने का ऑप्शन। तो अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन ऑप्शन जो हैं वो भी प्रोवाइड करवाए जाते हैं बाय दी लीगल सर्विस अथॉरिटी। ठीक है, अब ये जो लीगल सर्विस अथॉरिटी है ये हमने अभी डिस्कस किया कि लीगल अवेयरनेस क्रिएट करने का काम करती है। ओके, और इन लीगल अवेयरनेस को क्रिएट करने के लिए लीगल सर्विस अथॉरिटी के द्वारा डिफरेंट काइंड ऑफ एक्शंस हैं वो लिए जाते हैं। डिफरेंट काइंड ऑफ एक्शंस आर देयर रिलेटेड विद दी स्प्रेड ऑफ लीगल अवेयरनेस बाय दी लीगल सर्विस अथॉरिटी या स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी। अब इसके अकॉर्डिंग जो मेजर्स उसमें सबसे पहला पॉइंट है टू ऑर्गेनाइज लीगल अवेयरनेस या लीगल लिटरेसी कैंप्स। ओके, टू ऑर्गेनाइज लीगल लिटरेसी कैंप्स कंडक्टेड बाय दी जुडिशियल अथॉरिटीज़ एंड वॉलंटियर्स। मतलब जो यहाँ पे पैनल बनाया गया था लीगल अवेयरनेस टीम का, जिसमें 2 एडवोकेट्स होते हैं और 2 वॉलंटियर्स होते हैं जो लीगल लॉ स्टडी से रिलेटेड होते हैं। तो ऐसे उस पैनल के द्वारा और जो जुडिशियल अथॉरिटी है, जुडिशियल अथॉरिटी एंड लीगल अवेयरनेस टीम, ठीक है, इन दोनों के द्वारा लीगल अवेयरनेस कैंप्स या लिटरेसी कैंप्स, लीगल लिटरेसी कैंप्स ऑर्गेनाइज करवाए जाते हैं इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस। ओके, इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस टू स्प्रेड द लीगल अवेयरनेस as the measure actions, or we can say as the measure ways the literacy camps are organized by the legal service authority, by the judicial authorities or by the legal awareness team। ठीक है, और ये अलग अलग स्कूल्स कॉलेजेस में जो गांव में शहरों में है वहाँ जाती हैं और लिटरेसी कैंप्स लगाते हैं जिसमें लोगों को अवेयर बनाया जाता है अबाउट दी लीगल सर्विसेज, यानी जो लीगल अवेयरनेस है, जो लीगल सर्विसेज हैं, जो लॉज हैं उनके बारे में, जो स्कीम्स हैं उनके बारे में लोगों को अवेयर बनाया जाता है, उनको इन्फॉर्मेशन दी जाती है। इज दैट क्लियर? इसके अलावा
और कौन से काम हो सकते हैं, यानी और कौन से तरीके हो सकते हैं लीगल अवेयरनेस स्प्रेड करने के। इसके अलावा सिविल कोर्ट एंड लीगल अवेयरनेस कैंप। ओके, तो सिविल कोर्ट एंड लीगल अवेयरनेस कैंप्स भी ऑर्गेनाइज करवाए जाते हैं। और यहाँ पे क्या होता है कि लीगल अवेयरनेस कैंप्स के जरिए मोबाइल वैन जो होती है उनके जरिए गांव में पहुंचा जाता है और वहाँ पे सिविल कोर्ट लीगल अवेयरनेस कैंप्स को ऑर्गेनाइज करवाया जाता है, यानी मोबाइल वैन्स के जरिए, गाड़ियों के जरिए अलग अलग गाँव में जाया जाता है और जो लीगल अवेयरनेस टीम होती है वो लीगल अवेयरनेस फैलाने का काम करती है, लोगों को अवेयर बनाती है, विलेज पीपल को इन्फॉर्म करती है अबाउट द रोज, अबाउट द लॉज, रूल्स, पॉलिसीज, डिफरेंट काइंड ऑफ स्कीम्स। इज दैट क्लियर? ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है एंड दैट इज रिलेटेड विथ अ रेगुलर वीकली प्रोग्राम। ओके, अ रेगुलर वीकली प्रोग्राम टू स्प्रेड द legal awareness is also broadcasted on Doordarshan, okay, on Doordarshan। और ये कब ऑर्गेनाइज होता है? ऑन सैटरडे फ्रॉम 7 PM to 7:30 PM। तो कानून की बात नाम से एक लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाया जाता है, ब्रॉडकास्ट किया जाता है दूरदर्शन के ऊपर एंड अलॉन्ग विद दैट इट इज ऑल्सो ऑन एयर बाय ऑल इंडिया रेडियो। ऑल इंडिया रेडियो भी इसको प्ले करता है, इसको चलाया जाता है ऑल इंडिया रेडियो के द्वारा भी 6:45 PM से लेकर 7 PM तक ऑन संडे। ओके, ऑन संडे। ये थर्ड मेजर है। इसके अलावा एक और पॉइंट है एंड दैट इज रिलेटेड विद पम्फलेट्स। ओके, प्रिंटिंग एंड distribution of pamphlets and magazines, booklets related with legal awareness is also performed by legal service authority। यानी जो लीगल सर्विस अथॉरिटी होती है वो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रिवेंटिव मेजर्स अडॉप्ट करती है और इसी के अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप ऑफ मेजर्स अडॉप्ट करते हैं लीगल अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए। ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग लिटरेसी कैंप्स ऑर्गेनाइज करवाए जाते हैं जुडिशियल अथॉरिटीज़ और लीगल अवेयरनेस टीम के द्वारा स्कूल्स और कॉलेजेस में। वैसे ही सिविल कोर्ट्स और लीगल अवेयरनेस कैंप्स ऑर्गेनाइज होते हैं मोबाइल वैन्स के जरिए विलेज एरियाज़ में। ओके, इसके अलावा एक लाइव चैनल, एक प्रोग्राम चलाया जाता है दूरदर्शन के ऊपर सैटरडे को 7 PM to 7:30 PM कानून की बात नाम से। ओके, इन द सेम मैनर ऑल इंडिया रेडियो पर भी इसका प्रसारण होता है 6:45 PM to 7 PM एंड दैट इज ऑन संडे। तो संडे को ऑल इंडिया रेडियो के ऊपर और सैटरडे को दूरदर्शन के ऊपर कानून की बात नाम से एक प्रोग्राम भी चलाया जाता है एंड इट इज़ ब्रॉडकास्टेड फॉर पब्लिक इंटरेस्ट फॉर क्रिएटिंग लीगल अवेयरनेस। ओके, इसके अलावा पम्पलेट्स और बुकलेट्स भी प्रिंट करवा करके डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं। तो पम्पलेट्स एंड बुकलेट्स आर ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड रिलेटेड विथ लीगल अवेयरनेस। तो लोगों के अंदर लीगल अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए बुकलेट्स और पम्पलेट्स को भी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इज दैट क्लियर? ओके, इसके अलावा गवर्नमेंट जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ स्कीम्स भी चलाती है, डिफरेंट टाइप ऑफ स्कीम्स रिलेटेड विद द स्प्रेड ऑफ लीगल अवेयरनेस, है ना। लीगल अवेयरनेस फैलाने के लिए अलग अलग स्कीम चलाते हैं और पब्लिक वेलफेयर को लेकर भी बहुत जी अलग अलग टाइप की स्कीम्स होती हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाती हैं। इज दैट क्लियर? ओके, तो नाउ एज द नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दीज स्कीम्स। चलिए अब उन स्कीम्स के बारे में डिस्कशन करते हैं जो गवर्नमेंट चलाती है ना, जिनको हम पढ़ेंगे अंडर द टाइटल ऑफ इम्पोर्टेंट बेनिफिशियल रूल्स एंड स्कीम्स। ओके, important beneficial rules and schemes। important beneficial rules and schemes, जिसमें सबसे पहली जो important beneficial scheme है that is related with the help on accidental death। okay, help on accidental
डेथ, ये पहली स्कीम है। अंडर दिस assistance or help of 5 lakh rupees is provided on the death of a registered worker of unorganized sector। तो सबसे पहली हेल्प ऑन एक्सीडेंटल डेथ स्कीम है जिसके अकॉर्डिंग 5 लाख रुपीस का असिस्टेंस दिया जाता है, हेल्प दी जाती है जब एक रजिस्टर्ड वर्कर जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से रिलेटेड होता है उसकी डेथ यदि होती है एक्सीडेंटल डेथ की सिचुएशन में, उसको 5 लाख रुपीस पे किए जाते हैं। तो ये एक स्कीम है फॉर द बेनिफिट ऑफ द वर्कर्स ऑफ रजिस्टर्ड वर्कर्स ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, जिसके अकॉर्डिंग 5 लाख रुपीस प्रोवाइड करवाए जाते हैं। ओके, वैसे ही एक और स्कीम है दैट इज मेडिकल रिलीफ और ग्रांट स्कीम, जिसके अकॉर्डिंग जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के रजिस्टर्ड वर्कर होते हैं उनको 1 लाख रुपीस पे किए जाते हैं फॉर ट्रीटमेंट। ओके, 1 लाख रुपीस इन द फॉर्म ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट। तो एक अमाउंट ऑफ 1 लाख रुपीस पे किया जाता है टू दी वर्कर्स ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर, यानी जो रजिस्टर्ड वर्कर्स होते हैं उनको यदि कभी कोई मेडिकल ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब चोट लग जाए फिर किसी और तरीके के मेडिकल ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, तो 1 लाख रुपीस का असिस्टेंस प्रोवाइड करवाया जाता है टू दी रजिस्टर्ड लेबर या रजिस्टर्ड वर्कर। ठीक है, इसके अलावा स्कॉलरशिप, नेक्स्ट पॉइंट है स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप फॉर चिल्ड्रन, स्कॉलरशिप फॉर चिल्ड्रन ऑफ वर्कर्स। तो वर्कर्स के जो चिल्ड्रन हैं, मतलब अभी हमने डिस्कस किया जो रजिस्टर्ड वर्कर्स हैं उनके जो चिल्ड्रन हैं, उनके जो बच्चे हैं, उनको असिस्टेंस दिया जाता है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन वर्कर्स है ना, आपकी बुक में जैसा दिया गया है कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के। तो स्कॉलरशिप फॉर चिल्ड्रन ऑफ वर्कर्स या कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, कैसे स्कॉलरशिप यानी किस टाइप से स्कॉलरशिप पे की जाती है। तो गाइज यहाँ पे जो स्कॉलरशिप है वो सबसे पहले फर्स्ट जो 6 to 8 स्टैंडर्ड है उसके लिए पे किया जाता है। ओके, स्कॉलरशिप फॉर 6 to 8 स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स। ओके, 6 to 8 standard students, and here for boys 1000 rupees are paid and for girl 1500 rupees are paid by the government in the form of scholarship। वैसे ही 9th to 12th standard, 9th to 12th standard में स्कॉलरशिप इंक्रीज हो जाती है एंड फॉर बॉयज 2000 rupees are paid in the form of scholarship and for girls 2400 rupees are paid in the form of scholarship। तो यहाँ स्कॉलरशिप के रूप में 2000 रुपीज़ बॉयज़ को और 2400 रुपीज़ गर्ल्स को दिए जाते हैं 9th to 12th स्टैंडर्ड के लिए। ठीक है, उसके बाद आगे जो फर्दर स्टडीज़ होती हैं उनमें जो ग्रेजुएशन लेवल होता है, फॉर द ग्रेजुएशन लेवल द बॉय स्टूडेंट्स आर पेड 4000 स्कॉलरशिप and the girl students are paid 6000 scholarship। ओके, तो यहाँ बॉयज़ को 4000 और गर्ल्स को 6000 स्कॉलरशिप पे की जाती है फॉर द स्टडी एट ग्रेजुएशन लेवल। और उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे जब वे पहुँचते हैं तो अब वो बॉयज़ और गर्ल्स वाले सिचुएशन से बाहर निकल गए, मतलब एडल्ट हो गए, तो यहाँ हम इनको मेल और फीमेल कहेंगे। ओके, फॉर मेल स्टूडेंट 6000 एंड फॉर फीमेल स्टूडेंट 8000। अब मे भी आपके माइंड में थिंकिंग होगी कि हर जगह बॉयज़ को कम और गर्ल्स को ज़्यादा क्यों दिया जा रहा है। तो एक्चुअली गवर्नमेंट की एक थिंकिंग है कि जनरली हम लोग, हमारे यहाँ टेंडेंसी रहती है कि हम बच्चों मतलब लड़कों को तो पढ़ाते हैं लेकिन लड़कियों को पढ़ाते नहीं हैं। तो यहाँ पे ये ज़्यादा देने का इंटेंशन है कि स्कॉलरशिप ज़्यादा मिलेगी तो हो सकता है कि एक मतलब गर्ल चाइल्ड को लेकर जो उसके एक्स्ट्रा खर्चे होते हैं वो भी इससे मैनेज हो जाए।
तो इसकी वजह से लोगों के अंदर ये टेंडेंसी बने कि वो अपनी डॉटर को भी, अपनी बच्ची को भी पढ़ाएं एज लाइक अ बॉय, है ना। तो जो टेंडेंसी होती है उसको थोड़ा बदलने के लिए यहाँ पे गर्ल्स को प्रायोरिटी दी गई है और उनको थोड़ा ज़्यादा स्कॉलरशिप पे किया जाता है। ये एक्चुअल में किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। ओके, नाउ आफ्टर दैट द नेक्स्ट स्कीम इज द मैटरनिटी रिलीफ स्कीम। ओके, मैटरनिटी रिलीफ स्कीम, जिसके अकॉर्डिंग 6,000 टू डिलीवरी तक पे किया जाता है। ओके, मैटरनिटी रिलीफ scheme, and under this maternity relief scheme the government pay 6,000 rupees till 2 deliveries to a woman. ओके, तो मैटरनिटी रिलीफ स्कीम में 2 डिलीवरीज तक 6,000 रुपीज़ पे किए जाते हैं बाय दी गवर्नमेंट। यानी यहाँ पे उस डिलीवरी के बाद वो अपने न्यूट्रिशन लेवल को रीगेन कर सके, कुछ खा सके, अच्छे से अपने डाइट को मेंटेन कर सके, उस खर्चे को जो यहाँ पे इस डिलीवरी के टाइम पे हुआ था उसको मेंटेन कर सके, उसके लिए 6,000 रुपीज़ फॉर 2 डिलीवरीज पे किए जाते हैं। यानी हर एक डिलीवरी के लिए 6,000 रुपीज़ 2 डिलीवरीज तक पे किए जाते हैं बाय दी गवर्नमेंट अंडर दी मैटरनिटी रिलीफ स्कीम। ठीक है, इसके बाद में एक और स्कीम होती है मैटरनिटी रिलीफ को लेकर ही, एंड दैट इज मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। ओके, that is maternity benefit act, maternity benefit act of 1961। okay, maternity benefit act of 1961, और इस maternity benefit act के अकॉर्डिंग 6 weeks पेड लीव मिलती है बिफोर द डिलीवरी एंड 6 weeks आफ्टर द डिलीवरी। ओके, 6 weeks बिफोर डिलीवरी, ओके, एंड 6 weeks आफ्टर डिलीवरी is provided to a women laborer। ओके, मतलब एक महिला कामगार जो होती है उसको डिलीवरी के 6 weeks पहले और 6 week बाद तक पेड लीव दी जाती है, मतलब विथ पेमेंट छुट्टी मिलती है। एंड दिस थिंग इज मैंडेटरी टू प्रोवाइड अंडर द प्रोविजंस ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961। इसके अलावा स्टेट इंश्योरेंस एंड एम्प्लॉय कमीशन भी बनाया गया है, स्टेट इंश्योरेंस एंड प्रोविडेंट फंड कमीशन भी बनाया गया है फॉर द सेफ्टी ऑफ द एम्प्लॉयज़। ओके, तो एम्प्लॉयज़ की सेफ्टी के लिए कमीशन बनाया गया है, स्टेट इंश्योरेंस एंड प्रोविडेंट फंड कमीशन। ओके, स्टेट इंश्योरेंस एंड स्टेट इंश्योरेंस एंड एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड कमीशन। ओके, इसको ऐसे लिखेंगे अपन, स्टेट इंश्योरेंस एंड एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड कमीशन, स्टेट इंश्योरेंस एंड एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड कमीशन फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द एम्प्लॉयज़। यानी जो एम्प्लॉयज़ अभी काम कर रहे हैं वो अपने फ्यूचर में आगे चलकर रिटायरमेंट के बाद अपनी लाइफ को अच्छे से जी सकें, उसके लिए जरूरी है कि उनके पास में कुछ पैसा बचे, और वो पैसा प्रोविडेंट फंड के रूप में उनको बाद में मिलता है। पीएफ के रूप में पहले वो डिपॉजिट करवाया जाता है और उसके बाद उनको वो रीपे भी किया जाता है। इज दैट क्लियर? ओके, इसके अलावा एक्ट की जब बात आई तो एक और मेजर एक्ट है जो बैन ऑन चाइल्ड मैरिज से रिलेटेड है। ओके, तो बैन ऑन चाइल्ड मैरिज एक्ट है बैन ऑन चाइल्ड मैरिज एक्ट। ओके, बैन ऑन चाइल्ड मैरिज एक्ट passed in 2006, and under the provisions of this act any girl before the age of 18 years, means if a girl marrying
before the age of 18 year and boy before the age of 21 year, then it is इंक्लूडेड इन चाइल्ड मैरिज। यानी यदि किसी बच्चे की शादी मतलब किसी लड़के की शादी 21 ईयर्स से पहले और यदि किसी लड़की की शादी 18 ईयर्स से पहले होती है तो वो चाइल्ड मैरिज माना जाता है, बाल विवाह माना जाता है। एंड एज पर द रूल्स established by this ban on child marriage act, there is a provision of 2 years of imprisonment for the parents of both the sides along with 1 लाख रुपीस। ओके, यानी हम ये कह सकते हैं कि चाइल्ड मैरिज मतलब 18 साल से पहले लड़की की और 21 साल से पहले लड़के की शादी करना चाइल्ड मैरिज में शामिल होता है, वो चाइल्ड मैरिज माना जाएगा। और ऐसे सिचुएशन में जो पेरेंट्स हैं जो उनको ऐसा करवाते हैं, उन बच्चों के साथ में ऐसा करते हैं, उनकी इस उम्र से पहले यदि शादी करते हैं तो लड़के के पिता और लड़की दोनों को, लड़के के पेरेंट्स और लड़की के पेरेंट्स दोनों को 2 years ऑफ इम्प्रिजमेंट और इसके साथ साथ 1 लाख रुपीज़ का फाइन पे करना होता है। यानी दोनों साथ हो सकते हैं या फिर दोनों में से कोई एक ऑप्शन वहाँ पे चूज़ किया जा सकता है। अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक्ट है जो आप सबके लिए बहुत ज़रूरी है ना, क्योंकि आप में से बहुत से ऐसे हैं जो इस साल यही प्लान बना रहे हैं कि अपन ऐसा करके अपना काम चला लेंगे। कैसा करके? चीटिंग करके। ओके, तो आपके लिए एक एक्ट है एंटी कॉपिंग एक्ट 1992। Under the provisions of Anti-Copying Act 1992, there is a provision related to check the use of unfair means during the exams। एग्जाम्स में अनफेयर मीन्स या फिर अनफेयर चीज़ें जैसे कि कोई चीटिंग स्लिप लेकर के जाता है या फिर कोई ब्लूटूथ वगैरह कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का यूज़ करता है या फिर किसी भी वे में चीटिंग करने की कोशिश करता है, फिर अनफेयर मीन्स को यूज़ करता है किसी भी पब्लिक एग्जाम में, तो एंटी कॉपिंग एक्ट 1992 के अकॉर्डिंग दैट स्टूडेंट will be rusticated from the school। okay, the student will be rusticated from the school and along with that there is a provision of 3 years of imprisonment। okay, 3 years of imprisonment। तो यदि कोई अनफेयर मीन का यूज़ करता है तो यहाँ पे 3 years of imprisonment के साथ साथ 3 years of imprisonment के साथ उसको स्कूल से रेस्टिकेट भी कर दिया जाएगा। तो यदि किसी के भी माइंड में ऐसा है कि इस साल मैं चीटिंग से पास हो जाऊंगा तो प्लीज़ इस एक्ट को ध्यान से पढ़ें। दिस इज स्पेशली हियर फॉर ऑल दोज स्टूडेंट्स हु आर थिंकिंग अबाउट द यूज़ ऑफ अनफेयर मीन्स ड्यूरिंग द एग्जाम। एंटी कॉपिंग एक्ट 1992। तो कोई भी ऐसा करता हुआ पकड़ा गया तो उसको स्कूल से रेस्टिकेट किया जाएगा और साथ साथ 3 साल की सज़ा भी होगी। तो ये दोनों गिफ्ट जिसको चाहिए वो कॉपिंग या चीटिंग के बारे में सोच सकता है। इज दैट क्लियर? सो गाइज इन दिस वे हियर वी डिस्कस्ड अबाउट स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, measures of legal awareness by state legal service authority and different acts and beneficiary schemes by the government. About the remaining things we'll discuss in the next one. So stay tuned for the next. Stay at your home, be safe. Thank you very much. Have a nice day. जय हिंद, जय भारत।